हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जून 2020 का पेपर, जो कि है राजनीति विज्ञान का यानी पॉलिटिकल साइंस का। इसके जो 42 क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो में देख लिए हैं और आज हम देखेंगे 43 नंबर से। और आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप जाके उसे अवश्य देखें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि यह चैनल आप लोगों के बीच इसी तरह बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन 43 नंबर का है, उसमें सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, और हमें उसे सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को, और सूची 2 में है रचना की विषय वस्तु को। तो हमें क्या करना है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है उसकी विषय वस्तु क्या है उससे हमें मिलान करना है। तो देखिए, गीतांजलि, जो गीतांजलि है इसकी जो विषय वस्तु है वह है ईश्वर के प्रति समर्पण, यानी ऑप्शन 2। एक गीतांजलि का हम मिलान करेंगे तो ऑप्शन 2 आएगा, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। और जो बी है गोरा, गोरा संबंधित है उपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन के विश्लेषण से, यानी 4। और साधना, साधना संबंधित है जीवन बोध से। और जो 4th है घरे बायरे, वो संबंधित है स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि जीवन के गहन अर्थ से। तो हमारा ऑप्शन सही होता है। देखिए, हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह होगा 3, 2, 4, 1 एंड 3। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं, ये जो उनकी बुक है गीतांजलि, गीतांजलि का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1910 में, और इसका जो विषय वस्तु इसकी है ईश्वर के प्रति समर्पण। गोरा, गोरा का भी प्रकाशन वर्ष 1910 है, और इसकी विषय वस्तु उपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण। साधना का प्रकाशन वर्ष है 1913, और यह संबंधित है जीवन के बोध से। 4th जो उनकी बुक है घरे बायरे, ये इसका प्रकाशन वर्ष जो है वह है 1916, जो कि संबंधित है स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन के गहन अर्थ से। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या बतलाना है, तो निम्नलिखित में कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधित जी ए कोहेन के विचार का तत्व नहीं है। तो जी ए कोहेन से संबंधित जो विचार का तत्व नहीं है वह हमें बतलाने हैं। ऑप्शन ए में देखिए दिया गया है कि पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत। तो ये देखिए, ये उनके विचार का तत्व नहीं है, जो कोहेन है उनके विचार का तत्व नहीं है। तो देखिए, अगर हमें क्या बतलाना है, नहीं बतलाना है, तो ये तो हमारा हो जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड है उदारवादी समतावाद के प्रख्याति वास्तविक भातृत्व। तो ये जो है वह कोहेन के विचार वस्तु का तत्व है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या बतलाना है, गलत बतलाना है। सी में दिया गया है कि जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमतामूलक संरचना। तो देखिए, ये जो है उनके विचारों के तत्व में आता है, नहीं आता है। जॉन रॉल्स के सिद्धांत का जो गहन असमतामूलक तत्व संरचना अगर नहीं आता, यानी यह भी हमारा सही होगा। और बाजार उन्मुख समाजवाद, तो इसकी बात कोहेन ने की है। तो देखिए, इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन सही होता है 2, यानी ए और सी उनके विचार के तत्व में नहीं है। जो कोहेन है उन्होंने अपनी जो उनकी बुक थी वाई नॉट सोशलिज्म, वाई नॉट सोशलिज्म, ये बुक है जी ए कोहेन की, उसमें उन्होंने समाजवाद संबंधी अपने विचार दिए। उन्होंने उदारवादी समतावाद के आधार पर समाजवाद का विश्लेषण किया था, जो कि पूंजीवादी विश्व में बाजार क्रियाएं समाजवादी प्रक्रिया का संचालन करती हैं, न कि राज्य करता है। इसके बारे में इन्होंने बतलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। देखिए, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किन दलों के गठन से संबंधित है। तो हमें बतलाना है कि जयप्रकाश नारायण ने किन दलों का गठन किया है। तो पहला दिया गया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भूदान आंदोलन पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, या डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर सी होगा, इसमें सी होगा ए और सी, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इन दोनों पार्टियों से संबंधित है। तो कौन, जयप्रकाश नारायण। ए और सी जो देखिए हमारा सही होता है ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। देखिए, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी या कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, इसे कांग्रेस समाजवादी दल भी कहा जाता था या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा। कौन कौन थे, इनकी स्थापना कब हुई थी? जो सोशलिस्ट पार्टी है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में, जिससे संबंधित थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और इसकी अतिरिक्त जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है, इसका जो गठन हुआ था उससे संबंधित है जेपी कृपलानी तथा जयप्रकाश नारायण। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित संसदीय समितियों को उनके निर्माण के क्रमानुसार हमें लगाना है। तो देखिए, देखिए ये क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संसदीय समितियों को उनके निर्माण के क्रमानुसार हमें लगाना है। तो इसमें क्या दिया गया, पहले दिया गया है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था 1950 में। फिर उसके बाद है विभागीय स्थायी समिति, जिसका गठन हुआ था 1963 में। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति आई थी 1921 में।
और उसके बाद आता है लोक उद्यम समिति जो आई थी 1964 में। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है सी के बाद होगा ए, फिर डी, बी और फिर डी। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन 3 CADB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले थोड़ा इन समितियों के बारे में आपको बतला दूं। देखिए जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति जो है इसका जो गठन हुआ था 1950 में, तत्कालीन वित्त मंत्री उस समय थे जॉन मथाई, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसमें जो सदस्य संख्या थी वह सदस्य संख्या जो है प्राक्कलन समिति में वो है 30, जिसका चुनाव जो होता है लोकसभा के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और इस समिति का जो मुख्य कार्य है वह है यह समिति बजट पेश होने के बाद अनुदान के मांगों पर विचार करने हुए विभिन्न अनुदान के मांगों पर विचार करती है। और इस समिति के माध्यम से बजट में अनियमितता या सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाने में संसद की मदद मिलती है। फिर थर्ड है कि इस समिति के माध्यम से किसी भी योजना के लिए बजट अनुमान लगाने की मदद मिलती है। और जो देखिए सेकेंड है विभागीय स्थायी समिति जो है, जो विभागीय स्थायी समिति है इसका जो गठन हुआ था 1963 में। लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसा पर, लोकसभा की जो नियम समिति थी उसकी अनुशंसा पर 8 अप्रैल 1993 को संसद की 17 स्थायी समितियों का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था मंत्रालयों पर नियंत्रण, विशेषकर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना। प्रत्येक समिति में क्या होता है तो 45 सदस्य होते हैं, जिनमें 30 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के तथा जो 15 सदस्य होते हैं वह राज्यसभा के होते हैं। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते इसमें, इस समिति में मंत्री सदस्य नहीं होते। सदस्यों की नियुक्ति में अनुपातिक दलीय प्रतिनिधित्व का ध्यान में रखा जाता है। और इसमें जो 11 समितियों के अध्यक्ष जो होते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष एवं 6 समितियों का अध्यक्ष राज्यसभा में सभापति होते हैं। विभागीय स्थायी समितियों का जो कार्य है वह है कि मंत्रालय हैं उनके विभागों के अनुदान मांगों पर विचार करना एवं उसके बारे में मंत्रालय एवं विभाग की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना और उसकी रिपोर्ट बनाना। चलिए अगला जो हमारा है लोक लेखा समिति। जो लोक लेखा समिति, देखिए लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सन 1921 में हुआ। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, जिनमें से 15 लोकसभा में और तथा 7 जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं सदस्य। यह सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है तथा इसका अध्यक्ष जो होता है वह विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। ठीक, फिर इसमें क्या होता है कि इस समिति का जो मुख्य कार्य है उसमें CAG के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और विभिन्न स्वायत्ता अर्ध स्वायत्त संस्थान के लिए स्वीकृत राशि तथा उसकी तुलना में कम या अधिक व्यय का निर्धारण किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र कार्यों के लिए सरकार द्वारा आवंटित जो धन का उचित उपयोग है उसे सुनिश्चित किया जाता है। और जो थर्ड है लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति जो है इस समिति में क्या होता है कि 22 सदस्य हैं। इसका जो गठन हुआ था 1964 में हुआ था। और इस समिति में 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य हैं वह राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। और सरकारी उपक्रमों संबंधी यहाँ समिति होती है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है। इनमें से शासन की धारणा से संबंधित जो विचार उसे हमें बतलाना है। तो देखिए पहला दिया गया प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, सेकेंड है सहभागी लोकतंत्र, थर्ड है लोकतांत्रिक प्रशासन और फोर्थ है परिवर्तनमुखी लोकतंत्र। तो इसमें जो हमारा सही होगा यानी जो शासन की धारणा से संबंधित है वह है जो प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र है और सहभागी लोकतंत्र, ये दोनों संबंधित है तो शासन की धारणा से। तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन ए एंड बी। देखिए जो प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र तथा सहभागी लोकतंत्र है शासन की धारणा से संबंधित है, जबकि अन्य दोनों प्रशासन से संबंधित है। जो लोकतांत्रिक प्रशासन और परिवर्तन उन्मुखी जो लोकतंत्र है किससे संबंधित है तो ये दोनों प्रशासन से संबंधित है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि राजनीति और सरकार का एक प्रतिस्पर्धी बाजार के रूप में होता है, जो देश में सुधार व्यवस्था के लिए प्रमुख उत्तेजकों के रूप में होता है। प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र में कामकाज के लिए 5 तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि है कि पहला है पूर्ण अनुपातिक मतदान। देखिए प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र के कामकाज के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक है, जिसमें पहला है पूर्ण अनुपातिक मतदान के माध्यम से पूर्ण राजनीतिक पार्टी प्रतियोगिता, सेकेंड है पार्टी नेता या प्रधानमंत्री और बैच शासन को बदलने के लिए प्रभावी साधन, थर्ड है पार्टी फीडिंग में समानता, फोर्थ है सरकारों के लिए अधिकतम 4 साल की शर्तें और जनमत संग्रह का अधिकार। जबकि सहभागी लोकतंत्र और लोकतंत्र प्रक्रिया में साधारण नागरिकों की सहभागिता पर बल देता है। यह जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता को लोकतंत्र का बुनियादी लक्षण मानता है। रूसो के अनुसार लोकतंत्र के अंतर्गत जो सार्वजनिक निर्णय तक पहुंचने में नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता का अधिकतम विस्तार होना आवश्यक है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो इसमें आएगा पंचायती राज व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है
देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचायती राज व्यवस्था विचार के कट्टर विरोधी थे। तो इनमें से पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी कौन थे, ये हमें बतलाना है। देखिए इसमें हमारा जो आंसर सी होता है वह होगा ऑप्शन ए, यानी भीमराव अंबेडकर। देखिए महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण भारत में पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी थे। उनका विचार था कि गांव संकीर्णता एवं अज्ञानता के गढ़ थे। अंबेडकर का कहना था कि गांव में दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों की समस्या इससे बढ़ेगी। चलिए इसीलिए वह पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मार्गेंथाउ के जो हैंस मार्गेंथाउ थे उसके 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया था। निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मार्गेंथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया था। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया गया है जूडिथ बटलर, जे.एन. टिकनर, हेलेन एम किंसेला और बेट्टी फ्राइडेन। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी टिकनर जो थे, जे टिकनर, उन्होंने किया था। देखिए जो नारीवादी दृष्टिकोण से नारीवादी दृष्टिकोण के जो मार्गेंथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया था वह किया था जे.एन. टिकनर ने। और टिकनर ने मार्गेंथाउ के विपरीत मानव स्वभाव को अच्छा माना है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता को बढ़ाने का भी समर्थन किया। टिकनर के जो प्रकाशन है, देखिए टिकनर की जो बुक है, उनकी पहली बुक है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इशू एंड अपीचेस इन पोस्ट कोल्ड वार एरा। सेकेंड बुक है नारीवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अतीत और भविष्य के बारे में बातचीत। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में लिंग, नारीवादी परिप्रेक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। और फोर्थ है इनकी स्व रिलायंस वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, अमेरिकन एंड इंडियन एक्सपीरियंस एंड बिल्डिंग नेशन स्टेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वी.डी. सावरकर ने। तो हमारा ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए जो श्रम अलगाववाद की संकल्पना में विचार मार्क्स को, चलिए देखते हैं इसके मतलब 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि ई.वी. रामास्वामी पेरियार ने सर्वप्रथम निम्न में से किस दल में सम्मिलित हुए थे। जो ई.वी. रामास्वामी पेरियार है वह पहले किस दल में सम्मिलित हुए थे, ये हमें बतलाना है। तो जो हमारा आंसर सी होता है वह होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। ई.वी. रामास्वामी पेरियार का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1879 को ईरोड जिला तमिलनाडु में। वे प्रारंभ में वर्ष 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने पार्टी पर ब्राह्मणवादी मानसिकता की पार्टी होने का आरोप लगाकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1939 में वे जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने। बाद में इनका नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम पार्टी कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में दिया गया है सूची, देखिए पहला जो है सूची 1 का सुरक्षा परिसर। तो जो सुरक्षा परिसर है वे संबंध है बेरी बुजान से। तो हमारा पहला का 3 होगा। फिर सामूहिक सुरक्षा की बात की थी पाल में रिपोर्ट में की गई थी 1992 में। सामूहिक सुरक्षा की बात पाल में रिपोर्ट 1992। फिर सुरक्षा समुदाय संबंधित है कार्ल डच। और उसके बाद है सुरक्षा शासन व्यवस्था। तो सुरक्षा शासन व्यवस्था से संबंधित है रॉबर्ट जेरविस। तो देखिए इस हिसाब से जो हमारा आंसर सी होता है ऑप्शन 4 सी होता है। A3, B4, C1 और D2। देखिए सुरक्षा परिसर तो बेरी बुजान, सामूहिक सुरक्षा पाल में रिपोर्ट 1992, सुरक्षा समुदाय कार्ल डच और सुरक्षा शासन व्यवस्था रॉबर्ट जेरविस। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पराश्रितता का सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पराश्रितता के जो सिद्धांत थे उसके बारे में हमें सत्य कथन बतलाने हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है कि पराश्रितता सिद्धांत पर उन मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो कि विकास सिद्धांत के आलोचक थे। तो ये हमारा देखिए सही है, हमें सत्य कथन ही बतलाना है। तो पहला हमारा सही होता है। फिर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में दिया गया है पराश्रितता सिद्धांत आधुनिकीकरण के शांतिपूर्ण क्रमिक विकास प्रक्रिया पर बल देता है। तो देखिए ये गलत है, पराश्रितता सिद्धांत से संबंधित नहीं है और हमें सत्य कथन बतलाना है, जिसमें पहला सही था। सी है कि तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर है। तो देखिए यह कथन भी संबंधित है पराश्रितता सिद्धांत से। और फोर्थ है कि पहली दुनिया तीसरी दुनिया का शोषण नहीं करती है। तो ये गलत है। तो हमारा देखिए इसमें पहला और तीसरा सही होगा, यानी ए और सी। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा सही होता है ऑप्शन 3, ए और सी। देखिए जो पराश्रितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह किया था समीर अमीन ने और आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने। दोनों ने मिलकर पराश्रितता सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था। और इनका मानना था कि जो तीसरी दुनिया के देश अविकसित नहीं है बल्कि क्या है, अल्प विकसित है।
दूसरी तरफ ऐसे मार्क्सवादी जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे, उनके ऊपर इस सिद्धांत का बहुत प्रभाव पड़ा। ये विश्व व्यवस्था को 3 भागों, एक और विकसित राष्ट्र और दूसरा अर्धपरिधि यानी विकासशील राष्ट्र और तीसरा परिधि जो अविकसित राष्ट्र में बांटते हैं। इनका मानना है कि तीसरी दुनिया का विकास कोर राष्ट्रों के विकास पर निर्भर करता है। जो ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो है वह है हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए यानी वीडी सावरकर का। देखिए हिंदू राष्ट्र का जो विचार मूलतः है वह है वीडी सावरकर का। और सावरकर का मानना था कि हिंदू धर्म का आशय केवल धर्म या परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति या राष्ट्रीयता है। वर्ष 1923 में वीर सावरकर ने हिंदुत्व हु इज अ हिंदू नाम की पुस्तक लिखी और इसमें पहली बार हिंदुत्व का एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सही होता है ए वीडी सावरकर। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग एग्जाम में इसमें जरूर पूछे जाते हैं मार्क्स से संबंधित, जो बुक से संबंधित जो क्वेश्चन है। देखिए इनको क्या करना है कि कार्ल मार्क्स की जो कृतियाँ है उसको आरोही क्रम में लगाना है। तो हम देखते हैं कि अगर इन्हें हम आरोही क्रम में लगाते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या होता है। देखिए पहला इनका बुक दिया गया है जो द कैपिटल यानी दास कैपिटल। जो दास कैपिटल है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1867 है। और सेकेंड है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1848। थर्ड है द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1875। और जो द इकोनॉमिक एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसका प्रकाशन वर्ष है 1932। तो अगर हम अपना देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन सी होता है हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 के आधार पर देखिए पहले नंबर पे आएगा बी यानी पहले नंबर पे आएगा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वह हुआ था 1848 में। देखिए 21 फरवरी 1848 में कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो का प्रकाशन जर्मन भाषा में हुआ था। और उसके बाद यह पुस्तक का लेखन कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया। यह वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है जिसमें मार्क्सवाद एवं साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना की गई है। देखिए लगभग एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं कि जो इससे संबंधित विषय वस्तु क्या है बुक की, तो ये पूछे जाते हैं। तो जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इसमें क्या किया गया है, तो इसमें देखिए वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है जिसमें क्या किया गया है कि मार्क्सवाद एवं साम्यवाद के मूल सिद्धांतों का विवेचन किया गया है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और उसके बाद सेकेंड जो हमारा आएगा तो हमारा सेकेंड आएगा इसमें द कैपिटल यानी दास कैपिटल। दास कैपिटल हमारा सेकेंड नंबर पे आएगा। देखिए जो दास कैपिटल है इसका प्रकाशन वर्ष है 1867। जो कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक के माध्यम से पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण किया तथा मजदूर वर्ग का शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं। तो इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण किया गया है और मजदूर वर्ग का शोषण से मुक्त करने के जो उपाय इसमें बतलाए गए हैं। और रूस में साम्यवादी क्रांति का उद्भव का कारक इसी पुस्तक को माना जाता है। तो देखिए सेकंड नंबर द कैपिटल आ जाएगा दास कैपिटल। और थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है वह आएगा द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। तो द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम जो आएगा वह थर्ड नंबर पे। देखिए द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम जो है इसका जो मतलब प्रकाशन वर्ष है 1875 है। देखिए मई 1875 में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखे गए एक दस्तावेज पर आधारित एक लेख है यह, और जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ऑफ जर्मनी में लिखा गया है। यह दस्तावेज जो है सर्वहारा की तानाशाही, पूंजीवाद से साम्यवाद, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता और मजदूर वर्ग की पार्टी में संक्रमण पर अवधि पर चर्चा करता है। और देखिए फोर्थ नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। तो देखिए इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1932। इसका प्रकाशन वर्ष 1932 में कार्ल मार्क्स ने ये जो प्रकाशित हुआ था तो ये कार्ल मार्क्स के मरणोपरांत प्रकाशित पुस्तक है। और 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों का संकलन है जिसे पेरिस पांडुलिपियों या 1844 पांडुलिपियों के रूप में भी जाना जाता है। तो हमने इसकी जो विषय वस्तु है उसे भी देख लिया और इसका प्रकाशन वर्ष भी देख लिया। तो आप इसे देख लीजिएगा क्योंकि इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं, इसके बुक के विषय वस्तु से भी बनते हैं और इसके जो आरोही और अवरोही जो क्रम पूछा जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।